हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर एंड फ्रीडम। मैं सिमरन और हम लाए हैं लाइट चैप्टर का लास्ट सेशन। ठीक है, इस सेशन में हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट फिनिश कर देंगे। इससे पहले वाले सेशंस में हमने रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ा था और इस सेशन में हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन के बारे में। तो मैं आपको छोटा सा रिमाइंडर दे देती हूँ रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्शन का। ये दो सरफेस मैंने ले लिए हैं। ठीक है, यहाँ से लाइट गई और ये क्या हुआ, सरफेस पे टकरा करके वापस आ गई। तो ये मेरा केस था रिफ्लेक्शन का। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है और रिफ्लेक्शन में क्या होता है, जब लाइट गई और सरफेस पे टकराएगी तो इट विल पास अवे, वो दूसरे मीडियम में एंटर करके आगे निकल जाएगी। तो ये केस हो गया मेरा रिफ्लेक्शन का। तो चलिए रिफ्लेक्शन को डीप डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन बेसिकली है क्या? रिफ्लेक्शन इज बेंडिंग ऑफ लाइट, लाइट का बेंडिंग ऑफ लाइट, या फिर आप कह सकते हो इंसिडेंटली, जो भी उस पर रे इंसिडेंटली डाली जा रही है, जो भी रे उस पर डाली जाएगी उसका जो बेंड हो जाना है, दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। तो देखो, जैसे ये मेरा क्या है, नॉर्मल है। ठीक है, तो हमारे पास ना दो मीडियम होते हैं, डेंसर और रेयर। यहाँ पे मैं पहले समझा देती हूँ डेंसर और रेयर मीडियम क्या होता है। डेंसर मीडियम और रेयर मीडियम। डेंसर मीडियम में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं पास पास होते हैं, मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड। ठीक है, मॉलिक्यूल्स पास हो गए। और रेयर में मॉलिक्यूल्स आर फार अवे। किसके मॉलिक्यूल्स? जो भी हम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो भी हम मीडियम ले रहे हैं उसके मॉलिक्यूल्स आर फार अवे, दूर दूर होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं वाटर एंड एयर की, कि मैंने पानी भरा एक बाल्टी में और उसमें हमने एक इंसिडेंट रे बीम ऑफ लाइट जो है डाली, तो क्या है, एयर से लाइट जा रही है, इंसिडेंट रे कहाँ है, एयर में, और वो रिफ्लेक्ट कहाँ हो रही है, वाटर में। तो एयर मेरा क्या है, रेयर मीडियम, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होंगे एज कंपेयर टू वाटर विच इज माई डेंसर मीडियम। क्लियर? तो हमेशा रिफ्लेक्शन कब होगा, जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। जब रे ऑफ लाइट आपकी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जैसे कि अगर वो एयर से वाटर में जा रही है फॉर एग्जाम्पल, और ये मेरा नॉर्मल है, तो मेरी रे गई यहाँ पे। ठीक है, इसमें रिफ्लेक्ट हुई, अब कहाँ है, एयर क्या हो गया मेरा, रेयर मीडियम, मॉलिक्यूल्स दूर दूर है, वाटर मेरा हो गया डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, जो बैंड लाइट जो रे मेरी इंसिडेंट रे है वो क्या होगी, इसकी तरफ मुड़ जाएगी, टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। अगर सेम केस में उल्टा कर दूं, ये मेरा वाटर हो गया, नीचे मेरा वाटर है, अभी मैं वाटर से एयर में डाल रही हूँ, वाटर से एयर में हमने इंसिडेंट रे डाली, तो एयर यानी कि रेयर मीडियम, वाटर यानी कि डेंसर मीडियम। तो आप देखेंगे कि जब रे यहाँ से गई, ठीक है, अब वो क्या, वो डेंसर से रेयर में जा रही है, तो वो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से यानी कि इस वाली रे से दूर हो जाएगी। जब हमारी डेंसर में जाती है इंसिडेंट रे, तो वो नॉर्मल के पास हो जाती है, और जब रेयर में जाती है डेंसर से, तो वो दूर हो जाती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अभी इसमें जो मेन टॉपिक आ जाता है रिफ्लेक्शन का समझने के लिए, वो आता है ग्लास स्लैब का। ठीक है, जैसे कि मेरे पास ये मैंने ग्लास स्लैब ले लिया, इसकी मैं सून एक शॉर्ट वीडियो भी अपलोड करूंगी जहां से आप इसको और इजीली प्रैक्टिकली समझ पाएंगे। इस ग्लास स्लैब में मैंने फॉर एग्जांपल, ये मेरा ये फर्स्ट नॉर्मल और ये मेरा सेकंड नॉर्मल। ठीक है, तो मेरी इंसिडेंट रे यहाँ से आई। अब देखो ये क्या है, एयर क्या हो गया, रेयर मीडियम। तो अब ये क्या हो गया, ये है मेरा ग्लास क्या हो गया, डेंसर मीडियम। अभी मैंने आपको बताया कि जब एयर से ग्लास में आएगी, यानी रेयर से डेंसर में आएगी, तो क्या होगी, बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, और बेंड होने के बाद कहाँ जाएगी, ग्लास स्लैब में। अब देखो यहाँ पे एक और नॉर्मल है, अब ये दोबारा से एयर में आ रही है, तो डेंसर से दोबारा कहाँ आ रही है, रेयर में, तो ये क्या होगी, यहाँ से फार अवे पोजिशन पे जाएगी। तो आप देखेंगे कि पहले बाहर क्या थी, दूर थी नॉर्मल से, फिर जैसे डेंसर में आई तो नॉर्मल के पास हो गई, फिर जब नॉर्मल के पास थी और फिर दोबारा रेयर में गई तो वो फिर से दूर हो गई। ठीक है, तो ये था मेरा इंसिडेंट रे एंगल, ये हो गया मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। यहाँ पे जो आई है वो है मेरा इंसिडेंट एंगल, जैसे कि हमने रिफ्लेक्शन में भी पढ़ा था इंसिडेंट एंगल। और आर मेरा यहाँ पे हो जाएगा रिफ्रेक्टेड एंगल, नॉट रिफ्लेक्शन, ये हो जाएगा मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल। ठीक है, अब जो ये रे है ये सेम बाहर जा रही है, तो इस केस में यहाँ पे क्या हो गया, आई इंसिडेंट, और ये क्या हो गया, ई यानी कि इमर्जेंट रे, इसको हम बोलेंगे इमर्जेंट रे। ठीक है, तो ये मेरा हो गया इमर्जेंट एंगल, इमर्जेंट रे। ये इधर हो गई मेरी ये इंसिडेंट रे, ओके, और ये हो गई मेरी रिफ्रैक्टेड रे।
तो समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, एक गिलास स्लैब में जब रह गई तो वो कैसे बैंड हो गई, और बैंड होने के बाद दोबारा जब बाहर निकली तो वो कैसे, इट विल फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया। इसके बाद हमारा आते हैं दो लॉज, हमने जैसे रिफ्लेक्शन के पढ़े थे, सिमिलरली लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या कहता है कि ये नॉर्मल है, ठीक है, सॉरी ये आपका प्लेन एक्सिस है, ये आपका नॉर्मल है। इंसिडेंट रे यानी कि आई, इंसिडेंट रे, और जो आपका ये रिफ्रैक्टेड रे, जो आपकी ये रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे और ये नॉर्मल, ये तीनों कहाँ लाया करेंगे, सेम प्लेन पे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये आई तो यहां से है बट ये रिफ्रैक्ट यहां से हो रही है, नो, ये फिर अलग कैसे, ये इमर्जेंट में होगा ना। देखो ये यहां से आई और यहां से निकल गई, और ये पॉसिबल नहीं। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि दोनों का, इंसिडेंट रे का और रिफ्रैक्टेड रे का, दोनों का और नॉर्मल, तीनों का जो पॉइंट है वो सेम रहेगा, जैसा कि आपने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था। दूसरा केस क्या था, इसमें होता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी कि देखो साइन क्या होता है, आप लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो साइन आई यानी कि साइन ऑफ एंगल इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल रिफ्लेक्शन, इन दोनों का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होगा। ठीक है, कांस्टेंट कैसे, ये जो कांस्टेंट है ना, इसको आप पढ़ोगे, ये होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या होता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि ना बच्चे समझ ही नहीं पाते। जैसे फिजिक्स में 9th में आपने मोमेंटम पढ़ा था ना, मोमेंटम बड़ा कंफ्यूजिंग सा था कि क्या होता है क्या होता है। इसी तरह यहाँ पे ना बच्चे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से बहुत कंफ्यूज होते हैं, बट ट्रस्ट में दिस इज द मोस्ट सिंपल थिंग, इसमें कंफ्यूज होने वाला कुछ है ही नहीं। तो पहले इतना समझ आ गया कि लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या है, पहला इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, नॉर्मल, बोथ लाई ऑन अ सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड लॉ क्या कहता है हमारा, साइन ऑफ इंसिडेंस, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन विल बी इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, देखो हमने पढ़ा रिफ्लेक्शन में कि क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन में आपने पढ़ा कि जो रे ऑफ इंसिडेंट होती है आफ्टर पासिंग थ्रू अ मीडियम और पासिंग थ्रू अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इट विल रिफ्लेक्ट, या तो वो दूर जाएगी या वो पास आएगी। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज द बेंडिंग एबिलिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट की बेंडिंग एबिलिटी क्या है वो कौन बताता है, वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताता है। ठीक है, तो आई कैन राइट कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, बेंडिंग एबिलिटी ऑफ इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे की जो बेंडिंग एबिलिटी है, इट डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। तो ये चीजों को मैं आपको एक बार अच्छे से क्लियर कर देती हूँ, ताकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ना आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि फिर बच्चे रटते हैं और जब इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं ना तो वो फिर समझ नहीं आते। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मैंने अभी आपको बताया, बेंडिंग एबिलिटी, किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसकी बेंडिंग एबिलिटी क्या है। जैसे कि अब मैं आपको बताती हूँ, जैसे पानी है, हमने एयर से लाइट को वाटर में करवाया, इंसिडेंट करा, तो वो कुछ एंगल पे बेंड करेगी, है ना, क्योंकि वो डेंसर है। अब इसी वाटर की जगह पे मैं मरकरी रख दूं तो मरकरी में वो कुछ और एंगल पे बेंड करेगी, बिकॉज क्यों, क्योंकि मरकरी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, वो ऑप्टिकली ज्यादा डेंसर है। ठीक है, उसके मॉलिक्यूल्स और ज्यादा पास, सॉरी मरकरी की जगह मैं अगर अल्कोहल को यूज कर लो और उसमें मैं इंसिडेंट रे डालूं तो उसका ऑप्टिकली डेंसिंग, वो ऑप्टिकली डेंसर और डिफरेंट है, उसका एंगल और डिफरेंट होगा, तो उसमें और एंगल पे बेंड करेगी। क्लियर। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो बेंडिंग एबिलिटी, की कौन सा ऑब्जेक्ट कितना इंसिडेंट रे को बेंड कर सकता है, वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसका। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट ये हो गया इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। सेकंड पॉइंट ये होगा कि मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, RI लिख देती हूँ मैं आपके लिए, मोर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मोर द ऑप्टिकली डेंसर मीडियम इज, मोर ऑप्टिकली डेंसर, वो उतना ही ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर होगा। ठीक है, जैसे डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होता है, तो डायमंड के अगर आर पार देखना चाहोगे तो रेस तो जाती है, अब हम उसके आर पार तो देख पाते हैं, ऐसा तो नहीं आर पार नहीं देख पाते, बट वो इतना ज्यादा ऑप्टिकली डेंसर है कि आपको ढंग से कुछ दिखता नहीं, है ना, बहुत ही माइनर सा। जैसे कि अगर मैं यहाँ डायमंड पकड़ लूंगी ना बड़ा सा, तो शायद आपको बस ये दिखेगा कि पीछे व्हाइट कलर का कुछ सरफेस है, या मेरी बॉल अगर ब्लैक पेंट है तो आपको दिखेगा कि शायद पीछे कुछ ब्लैक कलर का कुछ रिफ्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो
क्या हो गया, ऑप्टिकली डेंसर, यानी कि आप वो कितना ज्यादा, ऑप्टिकली का मतलब व्यू पॉइंट, क्या वो कितना ज्यादा, उसकी डेंसिटी कितनी, आप उसके अंदर से कितना देख पा रहे हो। वाटर के आर पार आप इजीली देख पाते हो, सबसे कम ऑप्टिकली डेंसर, डायमंड में नहीं देख पाते, मरकरी में भी कुछ है। तो इसी तरह से हर लिक्विड का एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है जो कि उसकी बेंडिंग एबिलिटी और उसका ऑप्टिकली डेंस मीडियम जो है वो डिसाइड करता है। तो इसको निकालने का भी एक क्या होता है, फॉर्मूला होता है। जैसे कि मेरा ये वाला आप रे डायग्राम ले लो, ठीक है, ये मेरा हो गया मीडियम 1, ये हो गया मीडियम 1 और ये हो गया मेरा मीडियम 2, ठीक है। तो अगर मैं निकालती हूँ मीडियम 1, फॉर एग्जांपल जैसे कि ये मेरा एयर है और नीचे बेंड हो रही है, तो नीचे हो गया वाटर, ठीक है। अगर मैं एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं या मैं वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूं तो कैसे निकालूंगी, गिव मी अ मिनट, लेट मी चेंज इट, ठीक है। ये एन अगर मैं निकाल रही हूँ इसका एयर का, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 1 2 मतलब कि एयर, और एयर से कहाँ जा रही हो, वाटर। एयर वाटर तो लिखते नहीं, तो मीडियम 1 मीडियम 2 लिख देते हैं और हम डिफाइन कर देते हैं कि मीडियम 1 कौन सा है, मीडियम 2 कौन सा है। तो अगर मैंने मीडियम 1 से मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालूंगी तो मैं लिखूंगी स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ठीक है। क्या कहते हैं, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 1। अगर इसको मैंने उल्टा कर देना है, अगर मैं 2 टू द 1 निकालूं, अगर मैं वाटर की जगह एयर में निकाल रही हूँ तो मैं क्या लूंगी, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है हमारा जिसकी हेल्प से हम क्या निकालते हैं, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालते हैं। तो आपको यहाँ तक सारा समझ आ गया। अब देखो, लाइट के दो आपने फिनोमेना पढ़े, एक रिफ्लेक्शन और एक रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आपने पढ़ा मिरर से, रिफ्लेक्शन जो आपने पढ़ा वो पढ़ा था मिरर से, ठीक है। क्यों, क्योंकि मिरर क्या होता है, रिफ्लेक्ट करता है, एक साइड से दूसरी साइड, सॉरी एक साइड से हमारे इंसिडेंट गई, रिफ्लेक्ट हुई, वापस आ गई, है ना। लेकिन हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो मिरर से नहीं होता, और रिफ्लेक्शन हमारा होता है लेंसेज से। रिफ्लेक्शन में हम पढ़ते हैं लेंसेज के बारे में। लेंसेज में क्या होता है, जब आप कोई भी इंसिडेंट रे या बीम ऑफ लाइट पास कराओगे तो वो एक जब मीडियम से जाएगी तो उससे रिफ्लेक्ट होकर के वापस से क्या कहते हैं ना, पार कर जाएगी, इट विल पास अवे फ्रॉम द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट मीडियम, ठीक है। तो हमने रिफ्लेक्शन पढ़ लिया था, रिफ्लेक्शन मैंने आपको समझा दिया। नाउ वी विल स्टडी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। तो आइए, लेंसेज को करने से पहले हम लोग थोड़ा सा इनके बारे में समझ लेते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स लेंसेज कैसे होते हैं, उनका काम क्या होता है। तो देखो ये रे डायग्राम बनाया हुआ है मैंने इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम इसका थोड़ा सा बेसिक समझ लेते हैं। हमने, आपको याद होगा, मिरर में हमने पढ़ा था कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। रिमेंबर, कॉनकेव क्या था मेरा, कन्वर्जिंग, जो क्या कर रहा था, कन्वर्ज करता था रेस को, और कन्वेक्स क्या था, डाइवर्जिंग, ठीक है। लेकिन जब हम बात करेंगे लेंसेज की, ये बात है मिरर की, जब मैं बात करूंगी लेंस की, तो लेंस में मेरा कन्वर्जिंग हो गया है कनकेव, मेरा कनकेव लेंस क्या होगा, कन्वर्जिंग होगा, और कॉन्वेक्स, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने यहाँ पे, मेरा जो कन्वेक्स लेंस होगा दैट विल बी कन्वर्जिंग, कन्वेक्स लेंस जो होगा वो कन्वर्जिंग होगा, एंड कनकेव मेरा डाइवर्जिंग होगा, ठीक है। तो ये होते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इफ यू कैन सी। और थोड़ा बड़ा बना के दिखा देती हूँ मैं आपको, जैसे ये रे डायग्राम्स मैंने बना रखे हैं। ये हो गया मेरा कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। ये होते हैं कन्वर्जिंग, और अगर मैं बनाऊं कनकेव तो ये होते हैं मेरे कनकेव विच आर डाइवर्जिंग, ठीक है। कनकेव और कॉन्वेक्स समझ आ गया अब आपको। तो चलिए रे डायग्राम्स कर लेते हैं कि इमेज फॉर्मेशंस को अच्छे से समझ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन जो है ना वो एग्जैक्टली सेम है जैसे हमने मिरर में की थी, ठीक है। अब कन्वर्जिंग है तो वो क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा रेस को, तो सेम है, बिल्कुल सेम। अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे क्या लिया हुआ है मैंने, कॉन्वेक्स लेंस में जब मैं अपना ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे रखूंगी तो वो कहाँ कन्वर्ज कर रहा है,
इमेज को फोकस में एट F2। सेम हाईली डिमिनिश्ड रियल एंड इन्वर्टेड, उसमें बनती थी हमारी इरेक्ट इमेज, इसमें हमारी बनेंगी इन्वर्टेड इमेजेस। अभी देखो यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2F ले लो या कर्वेचर ले लो, एक ही बात है, ठीक है। बियॉन्ड 2F तो मेरा जो इमेज है वो कहाँ बन रही है, F2 यानी कि फोकस और 2F2 यानी कि कर्वेचर के बीच में, ठीक है। तो बिटवीन F2 एंड 2F2। और हमारे मिरर में भी सेम बना था, यहाँ पे जो इमेज का साइज होगा वो डिमिनिश्ड होगा यानी कि छोटी होगी, और अगेन सेम रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। तो ये रियल एंड इन्वर्टेड तो सब में आएगा, दिस वन क्लियर। अगर मैं ऑब्जेक्ट को जैसे यहाँ पे कहा था बियॉन्ड F2 तो अब मैं F1 सॉरी हाँ, अगर मैं इसको दोबारा से कर्वेचर पे लाती हूँ 2F1 पे लाती हूँ, दिस इज ऑल्सो 2F1, ठीक है। तो मेरा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, 2F2 पे। याद है जब हम कर्वेचर पे रख रहे थे, जब हम मिरर की बात करते तो कर्वेचर पे रखने पे जो इमेज है वो भी कर्वेचर पे ही बन रही थी। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2F1, इमेज भी कहाँ बनेगी, एट 2F2 पे बनेगी, यानी कि कर्वेचर पे डबल फोकल लेंथ पे ही बनेगी, सेम साइज की बनेगी, ठीक है। एंड सेम रियल एंड इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब हो जाता है हमारा उल्टा, करेक्ट। अगर मेरा ऑब्जेक्ट बिटवीन 2F1 एंड F1 है, बिटवीन 2F1 और F1 के बीच में है मेरा ऑब्जेक्ट, तो मेरी इमेज कहाँ बन रही है, बियॉन्ड 2F2। रेस जो है सेम प्रोसेस में कन्वर्ज होंगी, पैरेलल गई, जो हमारा नॉर्मल था उससे कन्वर्ज हो गई, रिफ्लेक्शन है ना, तो रिफ्लेक्शन में क्या था, अब देखो मिरर में क्या था, बाउंस बैक कर रही थी, रिफ्लेक्शन में क्या होगा, जैसी ही जाएगी दूसरे मीडियम में तो क्या होगा, बेंड हो जाएगी, ठीक है। तो जैसे ही दूसरे मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, बेंड हो जाएगी। तो देखो जैसी रे स्ट्रेट आई हमारे लेंस से पास करेगी, बैंड हो जाएगी। तो एक रे मेरी जाएगी फोकस से होती हुई, दूसरी रे मेरी जाएगी सेंटर में पोल से होती हुई। सेम है सब में, रे सीधी गई फोकस से होके, दूसरी जीरो से यानी कि ये पोल से होके, स्ट्रेट रे जाएगी फिर फोकस से जाएगी, फिर जो सेकंड रे जाएगी वो जाएगी पोल से। सब में सेम प्रोसेस है, जैसे मिरर में था बिल्कुल ऐसे ही इसमें भी। यहाँ पे जो साइज होगा वो होगा लार्ज, रियल एंड इन्वर्टेड एज मिरर, ठीक है। मिरर में भी हमारा क्या था, साइज लार्ज जा रहा था, रियल इन्वर्टेड होता था। यहाँ पे जब मैं रख दूंगी उसको फोकस पे तो इमेज कहाँ बनेगी, एट इंफिनिटी। इंफिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज होगी, बहुत बड़ी बनेगी, ठीक है। और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। और जैसे हमारा मिरर का लास्ट केस था उसमें था, तो इसमें भी हमारी क्या होगी, वर्चुअल इमेज बनेगी, जब हम ऑब्जेक्ट को बिटवीन ये जो सेंटर मेरा पोल है बिटवीन O एंड F1 रखेंगे, ठीक है। तो मैंने O ये वाला पॉइंट और F1 ये वाला पॉइंट इसके बीच में रखा है, तो रे गई डाइवर्ज हो गई हमारी, कन्वर्ज होगी आगे, बट यहाँ पे रखेंगे तो ये आगे जाके मिलेगी नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, वर्चुअली पीछे मिलाएंगे। तो इसमें जो इमेज है वो रियल नहीं बनेगी, वो बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट यानी कि सीधी बनेगी ऊपर की डायरेक्शन में, ठीक है। और इमेज बनेगी कहाँ, बियॉन्ड 2F1, ठीक है। और साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज, ठीक है। तो ये मैंने जैसे हमने मिरर के करे थे इसी तरह लेंस के भी करने हैं, ठीक है। तो कॉन्वेक्स लेंस के ये क्या कहते हैं आपके इमेज फॉर्मेशन है, और क्वेश्चन सेम आएंगे क्या, कि अगर आपका ऑब्जेक्ट 2F1 पर है तो आपकी इमेज कहाँ बनेगी, इमेज का साइज क्या होगा, इमेज का नेचर कैसा होगा एंड ऑल, ठीक है। तो ये सब कर लिया। इसके बाद जैसे हमने मिरर में क्या किया था, लेंस फॉर्मूला, सॉरी मिरर फॉर्मूला पढ़ा था मिरर के टाइम पे, लेंस के टाइम पे क्या पढ़ेंगे, लेंस फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला था आपका 1/v + 1/u = 1/n, लेकिन आपका ये लेंस फॉर्मूला है ये हो जाएगा, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u = 1/f। अब देखो ये माइनस का साइन कहाँ से आया है इसमें, मतलब लेंस और मिरर में प्लस माइनस का जो फेर हुआ है ये कैसे आया है, क्यों हुआ है, ये इसलिए हुआ है क्योंकि
इसमें जैसे जो साइन कन्वेंशंस होंगे वो डिफरेंट हो जाएंगे। हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था प्लस माइनस माइनस प्लस, है ना। ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है। मेरी इमेज किधर है, इधर। तो इमेज का जो ये हो गया u की वैल्यू हो गई, u क्या हो गया, नेगेटिव। u हमारा उसमें भी नेगेटिव था, इसमें भी नेगेटिव रहेगा। लेकिन v इमेज कहाँ बन रही है, सब में देखो राइट साइड पे इमेज बन रही है। इमेज कहाँ बन रही है, राइट साइड पे। तो जो मेरा v हो जाएगा वो हो जाएगा पॉजिटिव। क्लियर। मेरी फोकल लेंथ जो होगी वो इसमें भी नेगेटिव रहेगी, क्योंकि 0 से ये तो है ही हमारा लेफ्ट साइड पे। तो इसीलिए जो इसका फॉर्मूला है इसमें u जो होगा वो नेगेटिव आएगा। क्लियर है। तो मिरर फॉर्मूला और ये लेंस फॉर्मूला, ये आप न्यूमेरिकल करते वक्त हमेशा पढ़ लेना। न्यूमेरिकल करते वक्त हमेशा पढ़ लेना कि वो लेंस की बात कर रहा है या मिरर की बात कर रहा है। ठीक है। अब यहीं पे क्या करते हैं, जैसे जैसे चेंजेस आते हैं, मतलब चेंजेस आपको रटने नहीं है, चेंजेस आपको समझने हैं कि कौन से केस में इमेज कहाँ बनेगी, मिरर में इमेज कहाँ बनेगी, लेंस में इमेज कहाँ बनेगी। जहां इमेज बनेगी, जैसी इमेज बनेगी, जो हमारा डिस्टेंस होगा वो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, ये सब आपको समझना है। ठीक है। तो ये हम कैसे डिसाइड करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव का, इस ग्राफ से। हमने मैथ्स में भी तो ग्राफ पढ़े है ना, तो हमें पता है कि कौन सी एक्सिस पॉजिटिव होती है, कौन सी एक्सिस नेगेटिव होती है। तो ये था मेरा मिरर फॉर्मूला, सॉरी ये था मेरा लेंस फॉर्मूला, ये थे हमारे रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, रिफ्रैक्शन के केसेस में। इसके बाद आपका टर्न आता है मैग्निफिकेशन का। तो बहुत होच-पोच हो गया, इसलिए मैं इसको यहाँ से इरेज कर देती हूँ, बिकॉज ऑल द रे डायग्राम्स आर क्लियरली मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से अच्छा कुछ है नहीं इनको करने के लिए, आप वहीं से सारा अच्छे से करिएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, एक बार आप वहां से पढ़ेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है। तो ये आ गया हमारा लेंस फॉर्मूला। ओके, लेंस फॉर्मूला आ गया। अब करते हैं मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो होता है हमारा मिरर के केस में अलग होता है और लेंस के केस में अलग होता है। फॉर्मूला सेम रहता है, हाइट ऑफ इमेज यानी कि h डैश अपॉन में हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट यानी कि h। अब देखो आपको याद हो तो जैसे ये लेंस था, ये नॉर्मल थी, यहाँ और यहाँ हमारी इमेज कुछ ऐसे बन रही थी, राइट। तो जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो तो पॉजिटिव है, लेकिन जो हाइट है इसकी इमेज की ये नेगेटिव आ रही थी। तो जब हम उसमें पढ़ रहे थे तो हम माइनस लगा के पढ़ रहे थे, बट इसमें हम माइनस लगा के नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें हम ऐसे रहेंगे h डैश अपॉन h। आपको जैसे वैल्यूज गिवन होगा आप एज इट इज पुट करोगे। बट जब मैं बात करूंगी v अपॉन u की, तो उसमें आप माइनस लगा रहे थे, लेकिन इसमें माइनस नहीं लगाओगे। ठीक है, तो ये याद रखना कि किसमें माइनस है किसमें नहीं है। लेंस के केस में मैग्निफिकेशन है h डैश अपॉन h, v अपॉन u। मिरर के केस में है माइनस v अपॉन u। ठीक है, मैग्निफिकेशन क्लियर, आपका लेंस फॉर्मूला क्लियर हो चुका है, आपके जो इमेज फॉर्मेशन है वो क्लियर हो गया। अब इसके बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक रह गया है, विच इज पावर। व्हाट इज पावर? पावर इज अ एबिलिटी ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस। मतलब कि अब देखो हमें पता है लेंस का काम क्या है, हमें पता है कि हम लेंस पे जो रे है वो ऑब्जेक्ट को कौन सी जगह पर रखें कि उसकी इमेज हमें इनलार्ज मिले या लार्ज मिले, हाईली डिमिनिश्ड मिले, सेम साइज की मिले। ठीक है, तो जो ये कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस की जो कैलकुलेशन है ना, इसी को हम लोगों ने एक्चुअली पावर का नाम दिया हुआ है। ठीक है, आप लोगों ने चश्मा वगैरह पहनते हैं जब लोग, तो कहते हैं ना इसका चश्मा इतनी पावर का है। तो पावर से क्या मतलब होता है कि वो उसका जो पार्ट है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग उसके बारे में बताता है। तो पावर बेसिकली, पावर की जो डेफिनेशन आप देखोगे वो आएगी रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ। और आप भी डेफिनेशन यही लिखोगे, कन्वर्जन डाइवर्जन वाली पॉइंट को आप एज अ डेफिनेशन नहीं लिख सकते। तो पावर को डिनोट करते हैं P से, और रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ यानी कि 1/f। इसकी जो वो है टर्म्स एंड कंडीशंस, वो ये है कि f जो है शुड बी इन मीटर। f शुड बी इन मीटर। अगर आपका f किसी और यूनिट में है तो पहले उस f को जो है फोकल लेंथ को मीटर में कन्वर्ट करोगे, then you will put the value and find the power। ठीक है, सेकेंड कंडीशन कि जो पावर है
वो कॉन्वेक्स की नेगेटिव होगी, कनकेव लेंस की पॉजिटिव होगी। आई एम टॉकिंग अबाउट द लेंस हियर, ओके। जो पावर है वो कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव और कनकेव लेंस की पॉजिटिव होगी। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की जो फोकल लेंथ है वही नेगेटिव होती है, ठीक है। ये टर्म्स कंडीशन समझ आ गई। और इसकी एसआई यूनिट होती है डायोप्टर। एसआई यूनिट इज डायोप्टर, तो जिसको डी से हम डिनोट करते हैं। अब इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ मैं। जैसे कि उसने मुझे बोला है कि फोकल लेंथ है आपकी 2 मीटर, फाइंड पावर P is equals to 1/2 which is equals to 0.5 डायोप्टर, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म होता है। आई एम विशिंग यू अ वेरी गुड लक कि आप अपने एग्जाम्स में बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, क्योंकि आपका जो नेचुरल फिनोमिना है, लाइट का चैप्टर, ह्यूमन आई, ये जो दोनों चैप्टर्स है ये पूरा कैलकुलेट करके 12 मार्क्स कंटेन करता है, ठीक है। तो इसमें जितना भी अच्छे से मैंने जितने भी पार्ट थे, रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्शन का, लेंस का, मिरर का, मैग्निफिकेशन, फॉर्मूला, पावर, सब हमने अच्छे से पढ़ लिया है। आप अच्छे से पढ़िए, नोट्स बनाइए एंड गुड लक फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स एंड कीप कमेंटिंग अबाउट योर, कहते ना कि अगर आपको कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, कोई प्रॉब्लम आ रही है, इफ यू आर फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम इन एनी टॉपिक कि मैम इसमें ये प्रॉब्लम है, प्लीज मेक अ वीडियो अबाउट इट, प्लीज डिस्कस दिस टॉपिक ऑल्सो इन योर अपकमिंग वीडियोज, सो वी विल श्योरली डू दैट, ठीक है। सो गुड लक फॉर योर एग्जाम्स एंड वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स सो दैट आप भी पास हो जाओ, वो भी हो जाए।